हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के इस पहले लेक्चर में, जिसमें हम समझने वाले हैं संविधान के बारे में। जब कोई छोटा स्तर होता है तो उसको चलाने के लिए कोई भी नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमारा घर, यदि घर में पिताजी पैसे कमा के लेके आते हैं तो घर में ये ज़रूरी नहीं है कि नियम कानून बनाया जाए। घर का बड़ा बेटा संभालेगा या कोई मॉम संभालेंगी, कोई भी मतलब संभाल सकता है आसानी से, और इसके लिए कोई लिखित कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम भारत देश की बात करते हैं, किसी राज्य की बात करते हैं, तो उसके लिए एक कानून की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर कई अनेकों लोग होते हैं। तो इसीलिए जब हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी लोग हैं, इसी के लिए शुरुआत होती है एक भारत संविधान की। यानी कि संविधान क्या है? संविधान की शुरुआत होती है जिसका नाम रखा जाता है भारत का संविधान, ठीक है। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम कानून। क्योंकि हमारे भारत में कई तरह के लोग पाए जाते हैं, या कई कई भाषाओं में बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको, या कई धर्मों को मानने वाले लोग मिलेंगे। तो वहीं पर उन सभी को एक तरीके से मतलब कि साथ लेके चला जाए, या फिर उनके सभी को मानना पड़े या सब मान सकें, ऐसा कानून बनाया जाए। इसलिए बोला जाता है बराबर का विधान, यानी संविधान, ठीक है। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं भारत के संविधान पर, ठीक है। आपने देखे होंगे एक चैप्टर होते हैं, चैप्टर को ही हम क्या बोलते हैं? चैप्टर को ही हम बोल देते लेसन, चैप्टर को ही हम बोल देते हैं लेसन, ठीक है। और वहीं पर इन्हें हिंदी में बोला जाता है भाग। तो हमारे भारत के संविधान में भाग हैं, वो हैं हमारे पास 22, ठीक है। और 22 भागों के अंदर है हमारे पास अनुच्छेद 395। 395 में से 5वें भाग में हमारे पास 100 अनुच्छेद रहेंगे, और 6वें भाग में हमारे पास 100 अनुच्छेद रहेंगे। 200 अनुच्छेद 5वें भाग और 6वें भाग में हमारे पास रहेंगे, और बाकी के अनुच्छेद अन्य भागों में हमें प्राप्त होंगे। उसी के नीचे जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद क्या होता है? तो अनुच्छेद होती है किसी भी अध्याय में टॉपिक, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है अनुच्छेद। फिर उसके नीचे आती हैं अनुसूची। अनुसूची क्या होती हैं? जैसे कि गणित की किताब में आपको अलग से फॉर्मूला टाइप करके दे दिए जाते हैं कि जिससे कि आप उन्हें रट लें। ठीक उसी प्रकार से एक भारत के संविधान में अनुसूची अलग से बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि जब आप सुधार करना चाह रहे हैं संविधान में, कि किसी की सैलरी बढ़ानी है या कोई नया नियम कानून बनाना चाह रहे हैं आप, तो अनुसूची में आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण बस आप आसानी से नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम अनुसूची को अलग तरीके से बनाते हैं और अलग तरीके से रखते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास अनुसूची 8 थी, लेकिन अब भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या 12 कर दी गई है। तो आज हम पढ़ने वाले अनुसूची के बारे में कि अनुसूची कितने प्रकार की और कौन कौन सी अनुसूची है। हमारे पास 12, ठीक है। 12 में हमारी पहली अनुसूची आती है भारत राज्यों का संघ। यानी भारत राज्यों का संघ क्या है? भारत राज्यों का संघ है कि कोई भी राज्य हमारे भारत में आके सम्मिलित हो सकता है, कोई मने नहीं है। लेकिन यदि वो अपनी इच्छा से जाना चाहे तो फिर जा नहीं सकता। जैसे कि नेपाल एक अलग राज्य है, वो चाहे कि हमारे भारत में आके सम्मिलित होना, तो वो सम्मिलित तो हो सकता है, लेकिन फिर इसके बाद वो जा नहीं सकता, क्योंकि ये भारत राज्यों का संघ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि 1975 में सिक्किम हमारे भारत से जुड़ा था। जब 1975 में सिक्किम हमारे भारत से जुड़ा था तो वो भारत राज्यों के संघ में आ गया था। लेकिन अब वो चाहे कि मैं चला जाऊं तो अब वो वापस नहीं जा सकता। यदि किसी का भी आधार कार्ड की जानकारी या कितने लोग किस राज्य में हैं, तो उस सारी जानकारी उस सारी एरिया की जानकारी जो मिलेगी आपको, वो कहाँ पे मिलेगी? तो आपको अनुसूची पहले में मिलेगी, भारत राज्यों के संघ में, ठीक है। यदि हमें पता करना हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कहे कि हमारा बॉर्डर तो हरियाणा दिल्ली तक है, या फिर हरियाणा की सरकार कहे उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक हमारा बॉर्डर है, तो ये सारा एरिया कहाँ तक लिखा रहता है? भारत राज्यों के संघ में सब एरिया लिखा रहेगा। आप देखना चाहें हमारा एरिया कहाँ तक है, तो भारत राज्यों के संघ में ये एरिया लिखा रहता है, ठीक है। वहीं हम दूसरी बात करते हैं कि वेतन। दूसरी अनुसूची होती है हमारे पास वेतन, जिसमें हम वेतन के बारे में बात करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होगी, प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होगी, आईएएस की सैलरी कितनी होगी। कल को यदि कोई राष्ट्रपति आकर कहे नहीं मुझे तो 30 लाख सैलरी चाहिए एक महीने की, तो क्या होगा? हम उन्हें अनुसूची 2 दिखा देंगे कि नहीं, आपकी सैलरी जितनी है उतनी ही मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, उसे बोलते हैं शपथ।
शपथ तीसरी अनुसूची में लिखी गई है, जैसे कि अगर कोई आप सरकारी डॉक्टर है, वो शपथ लेने जाता है तो वो शपथ ये तो नहीं लेगा कि मैं तन मन धन से अपने देश की रक्षा करूंगा, क्योंकि देश की रक्षा करना मतलब तो शहीद जो शहीद हो जाते हैं या फिर जो हमारे जो वीर सिपाही हैं जो सरहद पे खड़े हैं वो शपथ लेंगे कि हम देश की रक्षा करेंगे। सब एक डॉक्टर थोड़ी नहीं देश की रक्षा करेगा। तो शपथ अलग अलग तरीके की रहेंगी अलग अलग क्षेत्र में। तो वो निर्धारित कौन करता है, हमारी अनुसूची 3 करती है कि शपथ हमें किस किस को कौन कौन सी शपथ दिलवानी है। ठीक है। चौथी अनुसूची में हम बात करते हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में सीटों की संख्या आपने देखा होगा कि एक देश को चलाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है संसद की। संसद में भी क्या होता है, संसद में भी 2 अलग अलग घर होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुनाव करके लोगों को उसमें नेता बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा के जितने भी विधायक होंगे वो चुनते हैं अपने राज्य से और किसी को भी सीट दे देते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या इसी बात पे निर्भर करती है कि किस राज्य में कितनी सीटें जाएंगी। ठीक है। जैसे कि पहले बिहार में 16 सीटें मिली थी और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिली थी, 32 सीटें मिली थी। तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो अनुसूची 4 में आती है। वहीं हम बात करें 5वीं अनुसूची हमारी बताती है SC ST की सीटों का आरक्षण। जब लोकसभा में सीटों की संख्याओं का आरक्षण क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि कई जगह पर क्या होता है, जो नीची जाति हैं उन लोगों को क्या मिलता है, आरक्षण नहीं मिल पाता, जिसके कारणवश वह पीछे बिछड़ते जाते हैं, अपने काम धंधों को नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको क्या किया गया है कि संसद में उनके लिए अलग से SC और ST की सीटों का आरक्षण कर दिया गया है, जिससे कि भारत में कोई भी वर्ग पीछे ना बिछड़े। ठीक है। यदि कोई भी SC ST का चुनाव कब होता है, जब जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी जगह जब चुनाव वगैरह होते हैं तो वहाँ पर पहले से सिद्ध कर दिया जाता है कि इस बार तो SC और ST की सीटें चुनाव लड़ेंगी, यहाँ से कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल SC और ST की वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये अनुसूची 5 में बताया जाता है SC और ST की सीटों का आरक्षण। 6वें में हम पढ़ते हैं असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा का अलग कानून। ठीक है। ये क्या है, जो पूर्वांचल हमारे जो देश हैं, पूर्वांचल जो हमारे राज्य हैं उनके बारे में एक अलग से हमारा नियम कानून बनाया गया है, क्योंकि उस वहाँ के लोग यदि चाहें तो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, क्योंकि वो जो ज़्यादातर जो कानून बनाते हैं वो अच्छा ही कानून बनाते हैं। इसलिए भारत का संविधान पूर्णतः उन पर लागू नहीं किया जाता है, वो अपनी मर्जी से चाहे अलग कानून बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ अलग कानून बना दे तो क्या हुआ, लाठीचार्ज, क्योंकि आप अलग राज्य का कोई भी कानून नहीं बना सकते। केवल किनको अनुमति है, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा को ये अनुमति है कि वो अपना कानून अलग से बना सकते हैं। ठीक है। वहीं हम 7वीं अनुसूची में बात करें तो वहाँ पे आ जाता है शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन कैसे, सेंट्रल पावर अलग होती है, स्टेट पावर अलग होती है। जैसे अगर सेंट्रल पावर चाहे कि हम अपने राष्ट्र को संभालेंगे तो वो उसी के पास पावर रहेगी। स्टेट पावर क्या होगी, जैसे कि आपने पुलिस की गाड़ियाँ देखी होंगी, बिहार पुलिस की अलग गाड़ी रहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी अलग रहती है। ठीक है। और जो सेंट्रल पावर में केवल इतनी पावर, जैसे नोट छापने की मशीन किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट नोट छापने लगती है तो क्या होगा, पकड़ा जाएगा वो वहाँ पर, क्योंकि केवल ये किसको अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। और कुछ अधिकार दोनों के पास होते हैं, जैसे कि पेड़ों को बचाना या फिर जनसंख्या पर नियंत्रण करवाना, ये दोनों के पास शक्ति रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। वहीं हम 8th अनुसूची में समझते हैं भाषाओं के बारे में। हमारे देश में 22 भाषा बोलने का सभी को अधिकार है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, हम 22 भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये अनुसूची 8 में हमें अधिकार मिला हुआ है। वहीं अनुसूची 9 में कौन सा अधिकार है, भूमि सुधार का। भूमि सुधार क्या है कि आप अपनी भूमि चकबंदी जैसे कार्य करवा सकती हो, जैसे कि किसी एरियाज में
किसी व्यक्ति किसान के नाम पर ज़मीन है, कुछ ज़मीन अलग एरियाज़ में, कुछ ज़मीन अलग एरियाज़ में, कुछ ज़मीन अलग एरियाज़ में, तो व्यक्ति की क्या करे, सरकार के पास जाए या किसी सरकारी दफ्तर में जाए और वहाँ शिकायत कर दे कि सर मेरी ऐसे ऐसे अलग अलग ज़मीन है, मुझे एक जगह पे ज़मीन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे चकबंदी हो जाती है और उसकी एक जगह सारी ज़मीन को जितनी भी है बेच बाच कर या किसी भी तरह सरकार उसको एक जगह जगह दिलवाती है। ठीक है, अब ये कैसे दिलवाती है, मान लो किसी की बीच गांव में या किसी की वो चाह रहा है कि मुझे रोड पे चाहिए, तो जो ज़्यादा ज़मीन होगी फिर उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार केवल ये नहीं देखती कि उसकी ज़मीन कितनी है, सरकार देखती है वैल्यू कितनी है उसकी, प्राइस कितना हुआ बेचने पर। ठीक है, जो वहाँ से बेचने प्राइस मिलेगा, जैसे वहाँ की 5 बीघा के हिसाब से प्राइस मिल रहा है कुछ, ठीक है, वहीं वो वहाँ पर और बाज़ार में ख़रीद रहा है तो 2 बीघा के हिसाब से का प्राइस बराबर बैठ रहा है, तो क्या करेगा, 2 बीघा ही मिलेगी फिर उसे 5 बीघा बेच कर। ठीक है, ना कि उसे 5 बीघा वहाँ से बाज़ार में मिल जाएगी। ठीक है, 10वां अनुसूची हमारी ये बताती है दल बदल के बारे में। दल बदल क्या होता है, तो दल बदल में हम सीखते हैं कि जब कोई भी जो चुनाव में नेता विधायकी के लिए खड़े होते हैं, जिस चिन्ह को लेकर खड़े होंगे और जिस चिन्ह को लेकर जीतेंगे या हारेंगे वो उसी पार्टी में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यदि कोई व्यक्ति हार गया फिर दूसरी पार्टी में चला गया, तो ये अधिकार नहीं रहता है। जिस चुनाव में जिस पार्टी में वो जीता था उसी पार्टी में रहेगा, या हार गया तो उसी पार्टी में रहेगा। वोट खुलने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी नेता नहीं जा सकता, क्योंकि यदि वो नेता एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो क्या हुआ, सरकार जो चुनाव आयोग है उसे ये घोषित कर देगा कि ये तो बेकार नेता है, तो फिर क्या हुआ, फिर उसे दोबारा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ये बताता है हमारा दलबदल की अनुसूची 10th। ठीक है, जो अनुसूची 11 है उसमें पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है कि जो गांव में प्रधानी के चुनाव होंगे वो केवल अनुसूची 11 के तहत होंगे, जिसमें आप ग्रामीण लोगों का विकास करेंगे। और वहीं पर जब हम शहर की बात करते हैं कि जैसे कि शहर में चुनाव होता है प्रधानी का, ठीक उसी प्रकार के शहर में चुनाव होता है नगर पालिका का। नगर पालिका यानी जो चेयरमैन होंगे वो क्या करेंगे, शहर में कार्यालय नगर पालिका को संभालेंगे। ठीक है, और कोई भी परेशानी शहर में नाली से रिलेटेड या किसी से जो रिलेटेड जो आएगी वो सारा काम किसका रहेगा, वो नगर पालिका परिषद का रहेगा। ये अनुसूची 12 में बताया गया है। और अनुसूची 11 में ग्राम प्रधान के बारे में, पंचायत के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।